हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल के अंदर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक आज का हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ ARSN2। लाइक जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कम रिएक्टिव हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जो अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन अपने को करना है तो अपने पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स है जिनके थ्रू वो हो सकता है, जिसके अंदर एक मैकेनिज्म था ARSN1 जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसका सेकंड मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसका मैं दोबारा से नाम रिपीट करूं, क्या नाम है? ARSN2। तो चलिए आइए देखते हैं कि ARSN2 में बेसिकली होता क्या है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं टॉपिक को। चलिए देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ARSN2 के बारे में। जैसे ये चीज़ तो सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कम रिएक्टिव हैं, राइट। अब अगर मान लो मुझे ARSN2 करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक रिएक्शंस को लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ लगा दिया यहाँ पे हेलोजन और साथ में पैरा पोजिशंस पे लगा दिया NO2 ग्रुप, और इसका रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। और जैसे ये वाले कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो मेरे पास फाइनली ये वाला कंपाउंड बन रहा है। बेंजीन रिंग के साथ Cl की जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, NO2 पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, और यहाँ से जो Cl नेगेटिव है वो लिविंग ग्रुप मेरे पास लीव कर रहा है। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन मेरे पास हो रही है। अगर आप लोग इस रिएक्शंस को देखो तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना भी ये रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन लगा हुआ था, और अगर आप लोग प्रोडक्ट में देखते हो प्रोडक्ट में हेलोजन्स निकल के क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और दूसरा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। अब हम लोगों ने बात क्या करनी है, यहाँ पे तो ये समझ आ गया भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने बात करनी है ARSN2 के बारे में कि जो एरोमेटिक बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या कर देता हूं, ARSN2 के लिए ना सबसे फेवरेबल कंडीशन लिख देता हूं, फेवरेबल कंडीशंस। तो ARSN2 के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन ये होता है कि एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप must be present at ortho और पैरा पोजीशन। ये ARSN2 का सबसे फेवरेबल कंडीशन है। फिर आप लोगों को ये समझाऊंगा भी ऐसा मैंने क्यों लिखा है। पहले मैंने लिखा क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने फेवरेबल कंडीशन में ये लिख दिया कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन को ARSN2 के थ्रू लेकर जाना चाहते हैं तो कम से कम हम लोग ये मान लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अगर हमारे पास है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो वो रिएक्शन आसानी से ARSN2 के अंदर जा सकता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ, जो ग्रुप अपना कम से कम -m इफेक्ट लगा पाए। -m, और अकेला -I से काम नहीं चलने वाला। अगर -m लगा पाएगा तो वो वाला जो कंपाउंड होगा, जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होगा, उसके अंदर आसानी से ARSN2 पॉसिबल है, राइट। अब देखते हैं कि ये जो ARSN2 होता है उसका मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार मैकेनिज्म है। अब इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि ARSN2 का जो मैकेनिज्म है वो हो कैसे रहा होगा, राइट। अच्छा, एक चीज मैं और आपके साथ शेयर कर दूं। अगर मैं ARSN2 के बारे में बात करता हूं तो ARSN2 बेसिकली इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, जब आप लोग इसका मैकेनिज्म देखोगे तो इसका जो मैकेनिज्म हो रहा होगा वो 2 स्टेप में होगा। ओवरऑल तो मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर जो ये मैकेनिज्म चलेगा और 2 स्टेप में चलेगा, उसमें जो पहले वाला स्टेप होगा उसमें एडिशन होगा, सेकंड वाले स्टेप के अंदर एलिमिनेशन होगा, बट ओवरऑल क्या होता दिखेगा, ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पहले स्टेप में एडिशन होगा, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो ARSN2 का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, या फिर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस बोल देते हैं हम लोग उसको,
राइट, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो चलिए करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स, राइट। अब जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये एडिशन एलिमिनेशन है तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म्ड हुई, रिएक्शन एक स्टेप के अंदर तो नहीं होने वाला यार। अगर ये रिएक्शन चलेगा तो मिनिमम 2 स्टेप के अंदर तो होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं इस मैकेनिज्म में होता क्या। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टेप 1। पहले स्टेप के अंदर देखते हैं भी क्या होगा। देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ पे लीविंग ग्रुप मान लो Cl लगा देता हूँ, और पैरा पोजीशंस पे मैंने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को लगा दिया। क्लियर है? और इसका रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, राइट। अब ये देखते हैं ये मैकेनिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में बात करते हैं। अगर हम लोग स्टेप 1 में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो Cl वाला ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जो Cl वाला पार्ट होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बन वाला पार्ट रहेगा जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है ये वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है इसके बाद लोन पेयर भी पड़े होंगे। अब पहले वाले स्टेप में क्या होगा, आप ये तो सबको ही पता है कि जो नेगेटिव स्पीशीज है वो तो अटैक वहीं पे करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया और ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, सोचने वाली बात है, बहुत ही मजेदार बात है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे देखते हैं। अब आप लोग इस कार्बन के पास जिसके पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उसके साथ चेक करो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन देखूं तो 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो पहले थे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया 5th बॉन्ड एक और बन गया। तो इसका मतलब कार्बन के साथ 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने होंगे। तो इसका मतलब एक बॉन्ड का क्लीवेज यहां से जरूरी है। अब आता है कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे। अब एक जनरल चीज मेरे को बताओ, जनरल चीज सोचो, अगर मान लो वहां से किसी जगह पे अगर अटैक होता है और वहां से 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज की पॉसिबिलिटी बनती हो, मतलब डिफरेंट 2 टाइप के बॉन्ड टूट सकते हो, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? यस, बिल्कुल सही। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो बॉन्ड वीक होगा। बस वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे लगाना है। तो कैसे लगेगा? जब न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो होगा क्या, ये वाला जो Cl का जो लोन पेयर है वो तो बेटा इस तरह बेटा किस में आ रहा है? रेजोनेंस में आ रहा है। इसका मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है यार, और वैसे भी ये वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है अपने पास। इससे आसानी से, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ चुका है, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है? ये पाई बॉन्ड। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा। पाई बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक था, इसलिए पाई बॉन्ड पहले ब्रेक डाउन हुआ अपने पास, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को? ये मेरे पास 6 मेंबर रिंग बेंजीन था, डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने NO2 ग्रुप लगा दिया, और जैसे ही ये जो पहले वाला कार्बन था इसके साथ A ग्रुप लगा दिया Cl, और इसी कार्बन के ऊपर अगर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, और इसके जो साथ वाला कार्बन था उसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आप लोग इस पॉइंट को देखो, स्टेप को देखो, तो ये वाला जो स्टेप होता है वो रिएक्शन का RDS है, और ये रिएक्शन का स्लो स्टेप हुआ। साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप को मैं क्या बोलूंगा। अगर आप लोग यहां से यहां तक ध्यान से देखते हो तो आप लोग बताओ क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर? क्या हो रहा है? क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल के ऊपर आकर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पहले वाला स्टेप बन गया वो कौन सा स्टेप बना अपने पास? एडिशन हो गया। तो जैसे मैंने बोला था, अब इस पूरे मैकेनिज्म को एडिशन एलिमिनेशन बोलेंगे, तो पहले स्टेप के अंदर एडिशन होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्पीशीज अपने पास बनी है, अब इसके बारे में भी कुछ बातें कर ले हम लोग यार। तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कार्बन के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्पीशीज है ये कौन सा इंटरमीडिएट बना है इसके अंदर? कार्बो एनायन। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कार्बो एनायन। अब तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा मैंने क्यों बोला था, अभी कम से कम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगा होना चाहिए। अब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? बाकी अगर नहीं लगा तो मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, कोईयों को तो डायरेक्ट आइडिया लग गया होगा यार। तो इसका मतलब पहले वाले स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? कार्बो एनायन बनेगा, राइट। अब क्या करते हैं, अब ये जो कार्बन एन इंटरमीडिएट बना ना, इसके साथ कुछ खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? वही जो ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है। हम लोग क्या चीज बोलते होते हैं कि इंटरमीडिएट तो वो बनता है जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा अपने पास। तो अगर इसके अंदर कार्बन एन बन रहा है तो सोच के देखो क्या कार्बन एन स्टेबल है या नहीं है यार अपने पास। तो वही चेक करते हैं भी क्या यहाँ पे कार्बन एन बनना चाहिए था, तो वो पता कैसे लगेगा? अगर कार्बन एन स्टेबल बन रहा है तो बनना चाहिए था, अगर स्टेबल नहीं होगा तो नहीं बनना चाहिए अपने पास, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो कैसे देखेंगे। अब यहाँ
पे लॉन पेयर था, तो इस ये वाला लॉन पेयर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लगा हुआ है पैरा पोजिशंस पे NO2 ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर लॉन पेयर और नेगेटिव आ गया। ये वाला मॉलिक्यूल अपने पास बन चुका है। अब अगर ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है और अपने को दिखाई भी दे रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल के अगर हम लोग आगे की बात करें तो इसके अंदर क्या आगे रेजोनेंस पॉसिबल है स्टूडेंट्स? बिल्कुल पॉसिबल है। ये वाला लॉन पेयर यहाँ पे जा सकता है और ये वाला पाई बॉन्ड घूम के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला भेज दिया हम लोगों ने। तो ऐसा क्या होता हुआ दिखाई दिया, तो ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लॉन पेयर और नेगेटिव, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे पैरा पोजिशंस पे NO2। अब आप लोग सोच के देखो, अब यहाँ तक ये तो समझ आ रहा है भी ये जो कार्बन एंड बन रहा है वो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल हो रहा है, अपने को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अभी भी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है भी ये मैंने NO2 क्यों लगाया था। अब यहाँ पे देखो यार, अब ये वाली स्ट्रक्चर्स को और ध्यान से विजुलाइज करो और सोचो भी ये जो ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर था, ऑक्सीजन का ये जो कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर था, ये सिर्फ इस रिंग के साथ ही रेजोनेंस में जाएगा, क्या NO2 के साथ रेजोनेंस में नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? देखो ये वाला लोन पेयर इस तरफ भी आ सकता है और पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा यार, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो NO2 के साथ भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अपने पास क्या बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे देखो, तो अपने पास यहाँ पे बनेगा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ONO, ये मॉलिक्यूल अपने पास बन गया, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा है, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, अगर स्ट्रक्चर से आप लोग देखोगे तो यहाँ से ये चीज समझ आ रही है भी जो NO2 ग्रुप है वो अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -m इफेक्ट लगा रहा है। वो क्या कर रहा है, जो कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और कार्बोनेट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे हम सबको पता है भी कार्बोनेट को जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ही स्टेबल करते हैं, तो यहाँ पे NO2 अपना वही रोल प्ले कर रहा है भी जो कार्बोनेट बन रहा है उस कार्बोनेट को स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग ArSN2 को आसानी से करवाना चाहते हो तो कम से कम रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रिएक्शंस के अंदर कार्बोनेट बन रहा है उसको क्या कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए, राइट। तो यहां तक पहला स्टेप सबको समझ आ गया। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और यहां पे एक एडिशन प्रोडक्ट अपने पास दे रहा है। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में, या स्टेप 2 में क्या होगा। अब स्टेप 2 को उठा लेते हैं। तो स्टेप 2 में क्या कैसे करेंगे, तो ये वाला रिएक्टर, ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना था पहली स्टेप के अंदर, उसको उठा लो। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं साफ सुथरा सा। यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे NO2, ठीक है, NO2। अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा, सेकंड वाले स्टेप में क्या होगा, जैसे सबको पता है ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो वो दोबारा से अपना एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करेगा यार। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला जो Cl था इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन होगा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ पे अंदर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, Cl को बाहर निकालेगा। तो जैसे यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिया तो अपना अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग दोबारा से अपने पास जनरेट हो गई, रिंग के साथ लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। अब Cl की जगह पे क्या लग चुका है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया और पैरा पोजीशंस पे लगा हुआ है NO2। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और यहां से जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है वो Cl नेगेटिव निकल रहा है, राइट। अब इसका फायदा क्या हो, देखो अब ये वाले स्टेप को पहले क्या बोलेंगे, पहले ये वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, अगर इससे ये बन रहा है तो इस रिएक्टेंट में से Cl वाला ग्रुप बाहर ही तो निकल रहा है, कोई एक पार्ट बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेप को कौन सा रिएक्शन बोलना चाहिए, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसके बारे में अगला मैं पॉइंट बता दूं, ये वाला जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। अब आप लोग देखो यार,
तो आप लोगों को क्लियर कट ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इस मैकेनिज्म में बात कर रहा हूं तो पहले वाले स्टेप के अंदर एडिशन हो रहा है और सेकंड वाले स्टेप के अंदर एलिमिनेशन हो रहा है। और अगर आप लोग ओवरऑल रिएक्शन पे काम करोगे, बात करोगे, तो देखो ध्यान से देखो, इस रिएक्टेंट को देखो, यहां पे क्या था, रिंग के साथ डायरेक्टली Cl लगा हुआ था और प्रोडक्ट के अंदर क्या लग रहा है, रिंग के साथ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। तो ओवरऑल तो क्या हो रहा है, ओवरऑल तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना यार। Cl निकल के कौन सा ग्रुप लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो ओवरऑल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 स्टेप के अंदर हो रहा है, पहले वाले स्टेप में एडिशन और फिर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। यहां तक बात सबको समझ आ गई, राइट एवरीवन। तो ये था बेटा ARSN2 के मैकेनिज्म के बारे में। अब जब हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म पे बात कर ली, भी ऐसा मैकेनिज्म चलता है, तो क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पे काम करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट मैकेनिज्म से निकालते हैं जो हमारे सॉल्विंग में बहुत काम आने वाले हैं, जिन पॉइंट्स को लेकर, जिस पॉइंट को समझकर हम लोग आसानी से ARSN2 से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट आप लोग इसकी काइनेटिक्स पे देखो यार। जो रिएक्शंस का जो रेट है वो आप सबको पता है भी, जो रिएक्शन का रेट होता है वो जो RDS होता है उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूं तो अब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो तो पहले वाला स्टेप आपके पास RDS था यार। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट का जो रेट होगा इसका, वो इनके जो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से रिएक्टेंट है, एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकता हूं भाई, जो रिएक्शंस का जो रेट होगा, एक तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां से क्लियर कट समझ आ रहा है अपने को कि इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर होने वाला है, इस रिएक्शंस का ऑर्डर कितना होगा 2, और इस रिएक्शंस का जो मॉलिक्यूलैरिटी है, इस रिएक्शंस का मॉलिक्यूलैरिटी भी कितना होगा 2, क्योंकि RDS को देखकर ही हम लोग डिफाइन करते हैं रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, राइट। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप लोग इस रिएक्शंस पे देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो अगर इस रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो इस रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट है कार्बोएनायन। कार्बोएनायन इंटरमीडिएट बना, ये सेकंड पॉइंट था मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यार, मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है भी हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे होते हैं और हमसे पूछा जाता है भी इनको ARSN2 में कंपेयर करो, भी कौन ARSN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको सॉल्विंग का स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे। जैसे आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए भी, ऑर्गेनिक के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है और आप लोगों को पता लग जाए भी इंटरमीडिएट कौन सा है, तो ये बात तो सभी एग्री करते हो भी जो रिएक्शंस का रेट होता है वो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली, तो अगर मैं इस रिएक्शंस के रेट को सॉल्व करूंगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जो मेरे पास आएंगी ARSN2 से रिलेटेड, तो उसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। क्लियर है। तो इसका मतलब ARSN2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये मेरे पास अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो कार्बोनिन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो मतलब जितना कार्बोनिन ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना रिएक्शन का रेट फास्ट होगा अपने पास। एंड एक पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग उस पर बच्चे फोकस नहीं करते तो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं वो यार। वो पॉइंट क्या था, आप मेरे को बताओ इस पर्टिकुलर ARSN2 मैकेनिज्म के अंदर जो लीविंग ग्रुप हमारे पास निकल रहा है, जो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, वो कौन सा स्टेप का पार्ट है यार, वो स्लो स्टेप का पार्ट है कि फास्ट स्टेप का पार्ट है जो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो आप लोग देखो यार, लीविंग ग्रुप किस में निकल रहा है, लीविंग ग्रुप Cl ही था ना अपने पास यार, कौन सा स्टेप में निकल रहा है, फास्ट स्टेप में निकल रहा है। तो यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जो लीविंग ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है, जो लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव इन कौन से स्टेप के अंदर, फास्ट स्टेप के अंदर। इससे क्या फायदा हुआ, इससे वही फायदा हुआ जैसे हम सबको पता ही है कि रिएक्शन का जो भी रेट होता है वो स्लो स्टेप के अंदर जो भी हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, जो फास्ट स्टेप में हो रहा है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करने वाला। राइट एवरीवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ARSN2 के रिगार्डिंग। अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गए, आगे हम लोग ARSN2 से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उन प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो करिए स्टार्ट आगे, चलिए।
अब मैं यहाँ पे जो मेन काम करूँगा, मैं अब यहाँ पे कुछ सॉल्विंग आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं होता। ये याद करने वाला पार्ट तो है नहीं ऑर्गेनिक, या पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। एक बार देख लिया, ठीक है, क्या हो रहा है, अब अप्लाई कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विदाउट क्वेश्चंस किए हुए, विदाउट सॉल्विंग किए हुए ऑर्गेनिक पे होल्ड नहीं बन सकता, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, राइट। तो चलिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं ARSN2 से रिलेटेड। तो पहले जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, पहला जो मेरे पास प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन 1, इसमें मैं लिखने वाला हूं कंपेयर रेट। कंपेयर रेट, तो इसके अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, रेट को कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आप लोगों को दूंगा और आप लोगों ने कंपेयर करना है कौन ARSN2 में ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। एक्चुअली गर्मी बहुत है इसलिए पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या किया, रिंग के साथ डायरेक्टली लगा दिया फ्लोरीन, पहला कंपाउंड, फिर रिंग के साथ लगा दिया Cl, क्लोरोबेंजीन। थर्ड कंपाउंड है, रिंग के साथ लगा दिया Br, ब्रोमोबेंजीन। और फोर्थ मैंने लगा दिया रिंग के साथ आयोडीन, आयोडोबेंजीन। और ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं यार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पता है दिमाग में फटाफट क्या आता है, अरे हम लोगों ने SN2 तो कर रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हमें आता है, और हमको पता है भी जितना बेटर लिविंग ग्रुप होता है उतना उसका रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। और यहीं पे धोखा खा जाओगे आप लोग यार, क्योंकि जब आप लोग नॉर्मल SN2 देखते हो ना, उसमें जो लिविंग ग्रुप निकलता होता है वो स्लो स्टेप में निकल रहा होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्पेशल पॉइंट बताया था, जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो फास्ट स्टेप का पार्ट है। तो इसका मतलब इनका जो रेट होगा वो लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी कैसी है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। तो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोनेन की स्टेबिलिटी पे, राइट। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को दिखाई देगा, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाई देगा फ्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। अगर मैं इसके आप लोगों को रीजन दूं, मैं यहां पे 2 रीजन आप लोगों को देना चाहूंगा यार। रीजन 1 तो आप लोगों को समझ आई क्या होगा। रीजन 1 में क्या देने वाला हूं भी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन यार। फर्स्ट रीजन तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है और आपको भी नहीं होगा यार, क्योंकि जब जो पहले वाले केस में कार्बोनेन बनेगा वो कार्बोनेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस ही सबसे ज़्यादा होता है बेटा, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोनेन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज वही तो करने वाला है अपने पास, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है भी, अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म को देखो ध्यान से यार, तो आप लोग देखो न्यूक्लियोफाइल ने ना ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करना है, ये वाले कार्बन के ऊपर। जितना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, क्या उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना पॉजिटिव यहां पे इंक्रीज करेगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर फास्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, राइट। तो बस यही वाला पॉइंट हम लोगों ने उठाना था यार। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड रीजन इसके बारे में दूं, तो सेकंड रीजन मैं यहां पे ये दूंगा आप लोगों को, रीजन 2 के जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो अगर आप लोग इस पे से कंपेयर करते हो, जो ऊपर एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया है, तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन होगा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए यार, और ये वाला जो कार्बन होगा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मिनिमम होगा। उसका रीजन आप लोगों को पता ही है कि ये जो आयोडीन होता है उसका जो माइनस आई होता है बेटा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम माइनस आई है। और अगर हम लोग फ्लोरीन के केस में देखें तो इसका जो माइनस आई होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये बात क्लियर है भी, जो फ्लोरीन के केस में माइनस आई सबसे ज्यादा लगने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, उसके बाद आयोडोबेंजीन, राइट। तो पहला प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल्स के अंदर क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना मैं लिविंग ग्रुप को सेम रख देता हूँ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप मैंने Cl रख दिया। अब क्या कर रहा हूँ, उसके बाद इस रिंग को सब्स्टिट्यूट करता जाऊँगा यार। अब एक केस में यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, अगले वाले एग्जांपल्स के अंदर मैंने यहाँ पे Cl लगाकर और यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप को लगा दिया, ठीक है। और थर्ड वाले केस में बेंजीन रिंग के साथ Cl वाले ग्रुप को अटैच करने के बाद 3 NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर यार, अब सीधा बस जिसको कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता है ना, वो इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा आसानी से। अब देखो क्या हो रहा है, क्या होगा बताओ। अब इनका कंपैरिजन करना है। अगर आप लोग मैकेनिज्म को देखते हो, देखो जब यहाँ पे Cl वाले कार्बन के ऊपर जब अटैक हुआ था तो कार्बोनेन बना था ना, तो कार्बोनेन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो।
ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये वाली कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा था वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हो रहा था यार। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगा रखा है वो भी मैंने कौन से पोजीशंस पे लगा रखा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस पे। तो NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा बेटा, -m इफेक्ट लगाएगा, -m और -I, और ये सबको पता है भी इसका डोमिनेटिंग फैक्टर -m होता है। यहाँ पे अगर ये वाले NO2 का देखोगे तो इसका भी -m इफेक्ट लगेगा, ये वाले NO2 का भी -m इफेक्ट लगेगा। अगर यहाँ पे थर्ड वाले मॉलिक्यूल में इस NO2 का -m, ये वाले NO2 का -m, इस वाले NO2 का -m, तो सबसे ज़्यादा -m कौन से केस में लग रहा है, लास्ट वाले केस में लगेगा। तो लास्ट वाले केस में कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लास्ट वाला कंपाउंड मैक्सिमम रिएक्टिव, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और सबसे लास्ट में क्लोरोबेंजीन आएगा, राइट। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कंपाउंड लिया हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2, नेक्स्ट कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे लगा दिया CHO। थर्ड कंपाउंड अकेला क्लोरोबेंजीन बना देते हैं, और फोर्थ कंपाउंड के अंदर क्लोरोबेंजीन बनाकर यहाँ पे OCH3 लगा देते हैं। उन्होंने पूछा अपने से, उन्होंने ये पूछा भी ArSN2 में रिएक्टिविटी कंपेयर करो। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना भी हाँ इसमें ArSN2 होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो +M ग्रुप लगा हुआ, ऐसा नहीं सोचना। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया ArSN2 को कंपेयर करना है तो आप लोगों ने ArSN2 मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो NO2 लगा हुआ है, अब इनको देखते हैं। तो ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -m। जो एल्डिहाइड है CHO ग्रुप है, इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, -m होता है। जो यहाँ पे OCH3 लग गया है तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, +m इफेक्ट होगा। और इसका मतलब थर्ड वाले केस में ऐसा कोई भी इंपैक्ट नहीं लग रहा। और अपने को ये बात तो क्लियर है भी जो कार्बन इनका जो स्टेबिलिटी होता है वो +m के तो इन्वर्सली होगा, मतलब +m वाला तो कार्बन इनकी स्टेबिलिटी को सबसे कम करेगा। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी भी जो D वाला होगा वो तो सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद आएगा C। अब यहाँ पे कौन कौन सा रह गया, A और B, क्योंकि A और B में ही तो -m लग रहा है। तो इन दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे कंपेयर होगा, तो यहाँ पे -m देख लेंगे कौन ज़्यादा लगाएगा। और अपने को पता होना चाहिए, ये सबको पता ही है भी NO2 का जो -m होता है वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर NO2 का -m एल्डिहाइड से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो A वाला कंपाउंड होगा वो B से ज़्यादा रिएक्टिव दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देगा भी A का रिएक्टिविटी B से ज़्यादा आएगा। तो ओवरऑल अपने पास ऑर्डर क्या बनेगा, ABCD, राइट। मतलब कि इसके अंदर बेटा करना क्या है, इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक ये हम लोगों ने रखना है, क्या रखना होगा कि सिर्फ कार्बन एन के स्टेबिलिटी को हम लोगों ने चेक करना है। जहां पे जिस केस के अंदर कार्बन एन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा उतना वो ArSN2 के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने पास, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट इससे रिलेटेड यार, ठीक है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या करते हैं, यहाँ पे अकेला कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे मान लो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हम लोगों ने बना दिया ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप। थर्ड कंपाउंड में हम लोगों ने बेंजीन रिंग के साथ लगा दिया Br और यहाँ पे NO2 लगा देते हैं। और फोर्थ वाले कंपाउंड्स में ब्रोमोबेंजीन लगाकर मैं मेटा पोजीशंस पे CH3 ग्रुप को लगा देता हूँ। अब इन चारों कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ArSN2 के अंदर कंपेयर करना है। देखो कैसे हो जाएगा अपने पास। सबसे पहले ये NO2 ये कौन से पोजीशंस पे लगा हुआ है, पहले ध्यान दो मेटा पोजीशंस पे है या नहीं है। मेटा पोजीशन पे क्या ध्यान रखना होता है, -m कभी भी नहीं लगता, तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, ओनली I। तो इसका मतलब यहाँ पे NO2 -I लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है पर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। यहाँ पे जो NO2 इम्पैक्ट लगाएगा वो -m लगाएगा क्योंकि पैरा पोजीशंस पे प्रेजेंट है यार। अगर हम लोग फोर्थ वाले केस में देखें तो यहाँ पे कौन सा इम्पैक्ट लगेगा, CH3 मेटा पे है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +I लगाएगा। तो जैसे अपने को ये पता है कि कार्बन एन को जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग रहा है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हुई कि जो B और C कंपाउंड होंगे, जो B और C होंगे उनका रिएक्टिविटी A और D के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। B और C का रिएक्टिविटी A और D के कंपैरिजन में ज़्यादा आने वाला है। अब पहले B और C में देखते हैं। यहाँ पे जो विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है वो -I लग रहा है, यहाँ पे जो विड्रॉइंग लग रहा है वो -m लग रहा है। तो इसका मतलब जो C वाला कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर B पे आएगा। अगर हम लोग A और D में रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो कैसे आएगा, D में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +I। कम से कम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कार्बन एन को तो कम स्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी कार्बन एन की तो कम ही होगी। तो इसका मतलब अगर A और D में कंपेरिजन करते हैं तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव आएगा, A कंपाउंड। तो हमारे पास ओवरऑल इसका जो ऑर्डर बन जाएगा CBAD, राइट। सबको क्लियर यहाँ तक, चलिए अगेन वेरी गुड।
अब आते हैं हम लोग ArSN2 से रिलेटेड सेकंड प्रॉब्लम पे। तो हम लोगों ने पहले टाइप का प्रॉब्लम क्या किया था, हमने बोला था रेट को कंपेयर करो, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड पार्ट पे आते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 3 रिएक्शंस दूंगा और आप लोगों ने सोचना है भी उस रिएक्शंस को हम लोगों ने कंप्लीट करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं बेटा यहाँ पे, और इसको करने के बाद आपका ArSN2 100% प्रिपेयर हो गया, ये मेरा मानना है। और मेरा मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉपी पेन उठाकर आराम से बैठ के मेरे लेक्चर को सुना होगा और नोट्स बनाए होंगे और एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो ये वाला टॉपिक आप लोगों का 100% प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रॉब्लम आता है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे लगा दिया NO2, और इस कंपाउंड का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ Cn नेगेटिव के साथ। पहला रिएक्शन ये था। सेकंड रिएक्शंस के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने सेम चीज़ ऐसा ही किया। यहाँ पे मैंने लगा दिया Br और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl और यहाँ पे मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके ऊपर मैंने बोला इसका रिएक्शंस अमोनिया के साथ करवाना है और हीट कर देना है। तो मान लो पहले हम लोग इन 2 रिएक्शंस को कंप्लीट करने की बात करते हैं, राइट। और थर्ड के अंदर भी बात कर लेते हैं। चलो मैं पहले जैसे मैंने बोला था भी 3 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिंग लिया, रिंग के साथ Cl और यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ और इसका रिएक्शंस करवा रहा हूँ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब ये 3 रिएक्शंस को हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आता है कि पहली रिएक्शंस पे काम करते हैं। तो पहले रिएक्शन में क्या खास है, पहले ये चीज़ को देखो। फर्स्ट रिएक्शन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, 2 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, फ्लोरीन भी लगा दिया Cl, मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे मैंने 2 लिविंग ग्रुप को लगा दिया। अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनेगा, अब हम लोगों ने ये देखना भी कौन लीव करने वाला है, राइट। तो अगर आप लोग पुराने प्रॉब्लम्स को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्लोरोबेंजीन था उसका रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा था, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, राइट। एक रीज़न तो मैंने ये भी दिया था। अगर हम लोग उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चंस को करते हुए कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा तो फ्लोरीन वाला ग्रुप निकल जाएगा। नहीं, गलती करनी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। आप लोगों ने ये देखना है भी कौन से लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक करने के बाद कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। उसको देखने का तरीका क्या है, NO2 का पोजीशन चेक करो यार। अब ये जो NO2 लगा हुआ है ये आप लोगों को फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो मेटा पे लगा हुआ है, बट Cl के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये -m अपना इफेक्ट लगाएगा। -m इफेक्ट कब लगाएगा, विद रिस्पेक्ट टू Cl लगा पाएगा ना यार, क्योंकि ये Cl के रिस्पेक्ट में बेटा पैरा पोजीशंस पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर अटैक Cl पे होगा तब जो Cl वाले कार्बन के ऊपर होगा तब जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड बनेगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लोरीन को तो अपनी जगह पे रखेंगे, फ्लोरीन वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा, Cl वाला ग्रुप निकल के वहां पे Cn लग जाएगा और यहां पे लगा रहेगा NO2, राइट। तो ये हमारे पास हो गया पहला कंपाउंड। अच्छा क्वेश्चन था ना यार, काफ़ी सोचने वाला था। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनते कैसे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टिव साइड डाल दो तो वो क्वेश्चन अपने आप में अच्छा बन जाता है यार, राइट। सारे दिमाग का खेल है, पूरा लॉजिकली आप लोगों ने पढ़ना है चीज़ों को। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में भी सेम चीज़ है पहले जैसे। अब यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, एक Br लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में यही आएगा भी कौन लीव करने वाला है। तो सोच के देखो कौन लीव करेगा। अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा फोकस करोगे, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा रखा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड डिसाइड करेगा यार, ये एल्डिहाइड डिसाइड करेगा भी किसको निकलना है। अब एल्डिहाइड यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे लगा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में लगा हुआ है, Cl के रिस्पेक्ट में लगा हुआ है। तो -m लगाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू Cl। तो ये Cl के रिस्पेक्ट में -m इफेक्ट लगाएगा। इसका मतलब अगर Cl वाले कार्बन के ऊपर अटैक होगा तब आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड बनेगा। तो इसका मतलब Br वाले ग्रुप को तो एज इट इज का एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे अमोनिया की जगह पे लग जाएगा NH2, क्योंकि जब भी अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो है ही है NH3, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोन पेयर है, तो Cl की जगह पे NH2 लग जाएगा और यहाँ पे CHO का CHO ही रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट।
थर्ड क्या होता है, यहां पे इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहां से ये समझ नहीं आ रहा, अब यहां से क्या निकालें, न्यूक्लियोफाइल क्या निकालें। ये तो ठीक है, अभी अपने को रिएक्शन तो समझ आ जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बनाने वो तो क्लियर हो चुका है। यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा यार, ऊपर वाले में तो CN नेगेटिव हो ही रहा था, कोई डाउट ही नहीं था, दिख रहा था। सेकंड में अमोनिया जनरेट हो रहा था, कोई डाउट नहीं था। क्या समझ आया, थोड़ा बहुत सोच के देखो इसमें यार। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्व सॉल्यूशन, अरे माय डियर स्टूडेंट बेसिक सॉल्ट है भाई, या ध्यान से देखो बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट होगा इसका मतलब सॉल्यूशंस के अंदर OH नेगेटिव हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहने वाला है। सॉल्यूशंस के अंदर पानी के अंदर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा यार, OH नेगेटिव तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने वाला है, राइट। तो बस करना क्या है, तो अगर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा इसका मतलब Cl ग्रुप निकल के क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, ERSN2 के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ERSN2 को पूरी कंप्लीट डिटेल में बात कर लिया। एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फटाफट स्पीड से 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं हम लोगों ने क्या कुछ स्टडी किया था। देखिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैंने बता दिया था, फटाफट रिकैप करते हैं इसको। मैंने बताया था कि फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों बताया था, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर पाए, इसलिए बोला था भी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दोगे तो ERSN2 आसानी से हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला था, एडिशन एलिमिनेशन होता है, पहले स्टेप में एडिशन, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन, ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स पे बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ थे, जिसपे हम लोगों ने देख लिया था भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रिएक्टिविटी को लेकर आएगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से डिसाइड हो जाएगा। और बस ये चीज का ध्यान रखना है भी जो लिविंग ग्रुप है वो फास्ट स्टेप में लीव करे तो इसका मतलब रिएक्शंस का रेट लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे रेट को कंपेयर करने के लिए, जस्ट कैसे सॉल्व किए, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी चेक कर लिया, उससे हो गए थे, राइट। अब लास्ट में लिखा था रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, तो अगेन अगर रिंग के साथ एक से ज्यादा लिविंग ग्रुप लगे होंगे तो उस लिविंग ग्रुप को लीव करोगे जिसके लिविंग ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर अटैक करवाकर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक अपना ERSN2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो लास्ट मैकेनिज्म है उस पर बात करेंगे, जिस मैकेनिज्म का नाम था बेंजाइन मैकेनिज्म। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।